क्वेश्चन नंबर हम लोग थे लास्ट 24 हो गया था, 25 हो गया था, 26 में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में है कि विच ऑफ द व्हेन एथेनॉल इज हीटेड विद HI, when ethanol is heated with HI and red phosphorus then it is formed। अब इसमें से क्या बनेगा? अगर एथेनॉल है, एथेनॉल मीन्स C2H5OH है, ठीक है। और अगर हम इसे रिएक्शन करेंगे HI पे और इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? जबकि जो HI होता है, दिस वन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो एक्चुअल में जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा बी वाला, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि पहले आपने आंसर सही दिया था, एथेनॉल को हम रिएक्शन करेंगे HI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो ये यही बनाएगा C2H5I। लेकिन अभी मैंने कहा आपको HI इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो HI होगा ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये इसको रिड्यूस करेगा और ये बना देगा C2H6 और ये I2 अलग हो जाएगा, तो HI से बन जाएगा I2, ठीक है। और इससे बन जाएगा आपका इथेन, तो इसीलिए बी आंसर होगा इसका, ए नहीं होगा, ठीक है। तो 25 का आंसर हो गया बी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वैसे भी देखो ये ऑक्सीजन को यहाँ से क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा, रिमूव कर देगा, और हाइड्रोजन तो इसमें है ही, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव कर देगा, तो फाइनली जो आंसर बनेगा हमारे पास, अगर हम फाइनल आंसर लिखते हैं इसका, तो क्या बन जाएगा? C2H6 प्लस I2, C2H6 प्लस I2। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, क्योंकि देखो HI से रिएक्शन इसलिए हुआ क्योंकि HI क्या है, HI तो बहुत ज्यादा अमाउंट में है ना उसमें। HI तो आपने अगर डालोगे तो एक मॉलिक्यूल HI बचेगा नहीं, वो तो हजारों मॉलिक्यूल है उसके। तो जो HI मैंने अभी कहा आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ओवरऑल क्या करेगा ये CH3CH2OH को कंप्लीटली रिड्यूस कर देगा। तो कंप्लीटली रिड्यूस में क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3CH3 और यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और I2 अलग हो जाएगा, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? HI की प्रेजेंस में, और H2O अलग बन जाएगा। तो मेन हमारे पास क्या है, जो मेन प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? इथेन। तो HI क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, यानी यहाँ से रिमूव कर देगा ऑक्सीजन को। तो वो आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। डायरेक्ट पे हम ये समझ सकते हैं इसको कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ये ऑक्सीजन को यहाँ से हटा देगा, रिमूव कर देगा, इसीलिए क्या बन गया? इथेन बन गया। वो स्टेप 2 स्टेप की रिएक्शन थी, और डायरेक्ट में समझना है तो इस तरीके से समझ लो, क्योंकि ये रिएक्शन इनकम्प्लीट है। जब तक HI होता है, अगर वो कंप्लीटली किसी को रिड्यूस ना कर दे तब तक वो वर्क करता रहेगा। इसीलिए हमने क्या किया, मैकेनिज्म से बता दिया उसकी 2 स्टेप को। ओवरऑल अगर आप चाहो तो एक स्टेप में भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका बन जाएगा इथेन। क्लियर हुआ? HI हर एक चीज को रिड्यूस कर देता है, ध्यान रखना। HI हर एक चीज को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। ये नहीं है कि ये केवल इसी को रिड्यूस कर रहा है। जैसे आपको सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या? एसिड लिख दिया मैंने, एसिड है CH3COH। अगर इसको भी HI करेंगे तो ये इसको भी रिड्यूस कर देगा और ये बन जाएगा CH3CH3। आया समझ में? ये इसको भी रिड्यूस कर देगा। HI किसी को भी रिड्यूस कर सकता है, एल्कोहल को, एल्डिहाइड को, हर एक को HI क्या कर सकता है? रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस करने के बाद क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा, ठीक है। आज सभी गायब हो गए, पता नहीं। श्रुति
और भी नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम है या चलो कोई बात नहीं, अभी एक ही क्वेश्चन हुआ है बस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर पहला हो गया था, अब दूसरा देखो ये वाला है। अभी मैंने बताया जो वो वही बताया था, देखो HI का एक ही क्वेश्चन हुआ है। HI इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान रखना अभी से, हालांकि आपके उसमें नहीं है लेकिन कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन होता है। कॉम्पिटिटिव में अगर आप पढ़ते तो उसमें क्या था, जैसे मैंने कहा ये एसिड है CH3COH, तो ये HI होगा, तो HI क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको हटा देगा, ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3CH3, ठीक है, एल्केन बन जाएगा इसका, यानी ऑक्सीजन इसने रिमूव कर दिया, हटा दिया। ऐसे एल्डिहाइड ले आओ, एल्डिहाइड को भी क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। तो कोई भी ग्रुप अगर लाते हो आप, उससे ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, हाइड्रोजन को ऐड करेगा, कौन, HI, ध्यान रखना इससे, ठीक है। तो ये जो है आपके पास, हाँ प्रैक्टिकल हो रही है, ठीक कह रहे हो, इसीलिए होगा, कोई बात नहीं। देखो नेक्स्ट इज, ये आज मैंने एक पेपर डिस्कस किया था अपने स्कूल में भी, मैं आपको शेयर करता हूँ लिंक को। वो पेपर वैसे ही आएगा जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया हुआ था, आपको भी भेज देता हूँ लिंक, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है CBSE का वही है, जो अभी मैं आपको लिंक भेजूंगा जिसमें क्वेश्चन पेपर होंगे। क्वेश्चन पेपर को मैंने पूरा पेपर डिस्कस किया हुआ, ठीक है, तो लिंक भेजता हूँ। अब देखो CBSE ने ऐसे ही क्वेश्चन पेपर को किया हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, CH3CH2OH कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। देखो एल्कोहल है, वो भी कैसा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है, और जब भी प्राइमरी एल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। तो बताओ किसकी प्रेजेंस में होता है, ये हाइड्रोजनेशन है, या LiAlH4 है, या पिरिमिडियम क्लोरोक्रोमेट, इसे कहते हैं PCC, और फोर्थ है ट्रीटमेंट विथ KMnO4। कौन सा आंसर पर टिक करोगे आप, ओके, हेमंत एंड श्रुति, हेमंत ने बाजी मार दी है, और आंसर है C, PCC। देखो मैंने इसको कई बार रिपीट किया था आपको कि अगर प्राइमरी अल्कोहल से अगर आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेते हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, जैसे KMnO4 ले लिया या K2Cr2O7 ले लिया, ठीक है, ऐसा कोई भी अगर हम लेते हैं तो ये क्या करता है, जो प्राइमरी अल्कोहल होता है उसको एसिड में चेंज कर देगा। प्राइमरी अल्कोहल से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ये याद रखना। लेकिन अगर हमें मीडियम चाहिए, एल्डिहाइड ही चाहिए केवल, तो एल्डिहाइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये होता है पिरिमिडियम क्लोरोक्रोमेट, इसे शॉर्ट में कहते हैं PCC, इसीलिए मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी, क्योंकि हम लोग ने PCC यूज किया था। इसका पूरा नाम है पिरिमिडियम क्लोरोक्रोमेट, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 बताओ, ल्यूकास रिएजेंट, ये हमने कई बार डिस्कस किया था। देखो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ल्यूकास जो रिएजेंट होता है ये होता है कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। बताओ ये किसके लिए यूज हो रहा है, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है ये, ठीक है। तो इसका आंसर श्रुति ने, ओके, और हेमंत बताओ इसका आंसर क्या होगा। ओके, दोनों सही है इसमें। ये क्या करता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को। अगर आपने इसे प्राइमरी अल्कोहल में डाला, प्राइमरी अल्कोहल में अगर आप ल्यूकास रिएजेंट को डालते हो तो नो टर्बिडिटी, कोई भी टर्बिडिटी नहीं आएगी। अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट को डालते हैं तो टर्बिडिटी आती है, टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स, टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स। और अगर आप टर्सरी अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट को डालते हो तो इसमें आ जाएगा टर्बिडिटी इमीडिएटली, इमीडिएटली, ठीक है, तुरंत आ जाएगा अगर आपने किया तो
डिफरेंशिएट करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 क्वेश्चन। देखो ल्यूकास रिजेंट को अभी अगर आप चेक करोगे तो ल्यूकास रिजेंट जनरली किस पे वर्क करता है, SN1 रिएक्शन पे वर्क करता है। और SN1 का मतलब होता है स्पीड कैसी होती है, सेकेंड टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, तभी तो टर्बिडिटी तुरंत आ रही थी टर्सरी में। ठीक है, तो ल्यूकास रिजेंट किसको फॉलो करेगा, SN1 रिएक्शन को, यानी जिसमें टर्सरी होगा वो फास्ट होगा, जो प्राइमरी होगा उसमें स्लो होगा। चलो इतना हिंट दे दिया आपको। अब 28 का आंसर बताओ मुझे क्या होगा। ओके, दोनों ने सेम आंसर दिया और सही आंसर दिया, वेरी गुड। दोनों का आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि ये टर्सरी है। देखो ये टर्सरी है, प्रॉप का मतलब 3 कार्बन हो गए और सी मिथाइल ये हो गया और 2 पे ऑल हो गया, तो ये टर्सरी है और टर्सरी फास्टेस्ट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप स्पीड देखोगे तो स्पीड में आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किस मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है और आप किस बेस पे उसे डिफरेंशिएट करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 29, इसमें ध्यान रखना, फिनॉल के साथ दो रिएक्शन डिस्कस किए थे हमने। एक है कंसंट्रेटेड के लिए, तो ये कंसंट्रेटेड वाला है। अगर आपने फिनॉल को लिया और उसमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को डाल दिया तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3, तो क्या होगा। ठीक है, अब इससे देख के पता नहीं चलेगा आपको, इसको मैं बता देता हूं। ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और इलेक्ट्रोफिलिक में नाइट्रो ग्रुप लगेगा तीनों जगह पे। जब भी कंसंट्रेट होगा तो नाइट्रोजन ग्रुप तीनों जगह पे लगता है, इसे कहते हैं 2। देखो ये यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसका कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड। इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा पिक्रिक एसिड। 29 का आंसर हो गया पिक्रिक एसिड। फिनॉल जब रिएक्शन करेगा ये क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, तो जब ये कंसंट्रेट के साथ करेगा तो ये बनता है। अगर इसी में देखो, अगर आपको फिनॉल दे दिया उसने और फिनॉल में उसने कहा डाइल्यूट HNO3, तो जब डाइल्यूट वर्ड यूज होगा तो ये कहां जाएगा, ऑर्थो में और पैरा में। ध्यान रखना, क्योंकि OH ग्रुप कौन सा होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो अगर ये डाइल्यूट लिखा होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। और जब कंसंट्रेट होगा तो तीनों जगह पे चला जाएगा, कंसंट्रेट में तीनों जगह पे चला जाएगा। हाँ, ऑर्थो और पैरा पे ही लगेगा बस। ठीक है, केवल ऑर्थो और पैरा पे ही जाएगा बस, बाकी नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये डाइल्यूट का और कंसंट्रेट का आपको मतलब समझना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30, यही आ गया क्वेश्चन। अब बताओ क्या होगा। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया था। ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में OH ग्रुप है जो, वो कौन सा डायरेक्टिंग होगा। ओके श्रुति, और इसके अलावा सुमित। हाँ, किसी के साथ भी रिएक्शन होगी, सॉरी हेमंत, किसी के साथ भी रिएक्शन होगी तो वो ऑर्थो और पैरा में, जो भी अपकमिंग ग्रुप होगा वो ऑर्थो और पैरा पे ही जाएगा, चाहे कोई भी ग्रुप उसमें इंट्रोड्यूस हो रहा हो। अब ये बताओ 30 का ये कौन सा डायरेक्टिंग होता है। ये OH ग्रुप होता है जो कौन सा डायरेक्टिंग है। पहला है ऑर्थो मेटा, दूसरा ऑर्थो पैरा, तीसरा है ओनली ऑर्थो, फोर्थ है ओनली पैरा। तो इसका आंसर हो जाएगा, ओके मिस कर गए आपकी बार आप, फिर स्कोर बराबर हो गया, सेम हो गया। ये इसका आंसर श्रुति ने सही बताया है, सेकंड इज। अभी हम देखो, अभी इसमें डिस्कशन कर ही रहे थे हम कि ये जो OH ग्रुप लगेगा, ये OH ग्रुप ही तो लगा है रिंग में। जब रिंग में OH लग गया तो क्या बन गया, फिनॉल। और फिनॉल कैसा होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है।
ठीक है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग क्यों होता है? देखो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने डीलोकलाइज करवा देता है। यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है OH, यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो एक तो माइनस चार्ज कहाँ पे आएगा, ऑर्थो में आ जाएगा, ये ऑर्थो में माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। और दूसरा कहाँ जाएगा, दूसरा जाएगा पैरा पे। तो इस तरीके से डीलोकलाइज हो रहा है, तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पे। नहीं, किसी केस में भी मेटा पे नहीं जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टिंग है ही नहीं मेटा के, तो मेटा में पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी। केवल ऑर्थो जो भी आएगा ग्रुप, वो ऑर्थो एंड पैरा में ही जाएगा। अब ये क्वेश्चन आ गया, देखो जो अभी मैं बता रहा था, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये आपका फिनॉल हो गया और इसमें डाइल्यूट HNO3 हो गया, तो कह रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इसमें से बताओ कौन सा प्रोडक्ट होगा। फिनॉल है, उसमें डाइल्यूट, डाइल्यूट वर्ड यूज कर दिया हमने। ओके श्रुति, हेमंत आप बताओ। नहीं नहीं, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, देखो जब भी आप इसमें इसको रिएक्शन करोगे तो कह रहा है इन चारों में से क्या बनेगा। देखो एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है, चौथा ऑप्शन ये। जो आपने आंसर बताया उसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे कंसंट्रेटेड लिखा होगा। अगर यहाँ पे कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है तब हम उसे लगाएंगे, ठीक है। जब पिक्रिक एसिड कब बनेगा, जब कंसंट्रेटेड होगा। हाँ, दोनों ने आप सही बताया। देखो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो ए है आपका ऑर्थो और पी, ये सी आपका पैरा, तो इसीलिए डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32। अब इसमें बताओ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको ये सीरीज अगर पता हो तो। ये आपका एथेनॉल है, एथेनॉल में मैंने PCl3 मिलाया तो X बन गया, फिर इसमें एल्कोहलिक KOH बनाया तो Y बन गया। वो कह रहा बताओ Y क्या है, ये Y क्या बना, ये बताओ। एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक KOH, तो बताओ इसमें Y क्या होगा। ओके हेमंत और श्रुति बताओ, आपको क्या कौन सा आंसर लग रहा है। एल्कोहलिक KOH है, ये हमने कई बार डिस्कस किया। एक्वस KOH, एल्कोहलिक KOH से क्या होगा, एक्वस KOH से क्या होगा। ओके नहीं, श्रुति फिर से आप डाउन चले गए। अब हेमंत ने इसका आंसर सही बता दिया। देखो क्या होता है, एथेनॉल है, एथेनॉल का मतलब ये OH है। अब इसमें अगर आप PBr3 ले आओ, PCl3 ले आओ तो क्या होगा, ये Br इस OH को हटाएगा, तो ये बन जाएगा Br, यहाँ आ जाएगा, बाकी सब में H लग गया, ठीक है। बाकी सब में H लगा हुआ है। अब देखो मैंने बार बार कह रहा था, एल्कोहलिक क्या करता है, एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, तो ये HBr यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो HBr रिमूव हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये आता है C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH2। फिर इसमें जब हम वाटर ऐड करेंगे तो ये फिर क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा 32 का, वो है 1 आंसर। 32 का आंसर हो गया 1, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर कोई चीज नहीं आ रही है समझ में तो उसको पूछ लो, रीजन भी बता रहा हूँ आपको मैं, रिएक्शंस भी बता रहा हूँ, ताकि आपको एक्सप्लेनेशन भी क्लियर रहे। एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं आपको भेज भी दूंगा। 32 का आंसर है 1। अब 33 में आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33। देखो फिनॉल के अगर रिएक्शन करते हैं PCl5 से तो कह रहा है क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, BHC। ओके हेमंत और श्रुति आप बताओ कौन सा आंसर लग रहा है आपको।
हाँ ओके, अच्छा पहले बी और डी, इसमें से जो सही आंसर दिया है वो श्रुति ने दे दिया आपका आंसर सही। ठीक है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट होता क्या है, देखो होता ये है कि जैसे आपके पास ये फिनॉल आएगा, ठीक है, फिनॉल को आपने ट्रीट कर दिया किसके साथ, PCl3 के साथ। ठीक है, PCl3 के साथ करने से क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, तो कहता है कि यहाँ पे ये OH हट जाएगा और यहाँ पे आ जाता है Cl, तो यहाँ पे Cl आ जाएगा तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, लेकिन वो कहता है जो क्लोरोबेंजीन होता है ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और ये दोबारा रिएक्शन करता है। क्लोरोबेंजीन किसके साथ रिएक्शन करेगा, एक्चुअल में इसके बाय प्रोडक्ट बनते हैं, POCl3 और HCl इसके बाय प्रोडक्ट बनते हैं। तो जो ये POCl3 होता है, सॉरी ये उस OH के साथ, फिनॉल के साथ ये POCl3 यहां से रिएक्शन करता है, इस फिनॉल के साथ ये POCl3 क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और इसके रिएक्शन करने के बाद बना देता है ये जो बेंजीन रिंग है इसका होल थ्राइस, यानी C6H5 का होल थ्राइस PO4 यानी फॉस्फेट। तो ट्राइफिनाइल का मतलब 3 फिनाइल ग्रुप लग गए हैं और फॉस्फेट बना देता है। ठीक है, एक बार फिर से देखो इसकी रिएक्शन को, देखो इसे कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का मतलब क्या हुआ, यही चीज है, दोनों चीज सेम दे दी उसने, हेक्साक्लोरोबेंजीन सेम दे दिया। ये बेंजीन है, यहाँ चारों तरफ Cl लग गए। ठीक है, ये हो गया आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो उसे शॉर्ट में कहते हैं BHC। ना ये बनेगा ना ये बनेगा ना ये बनेगा। फिर से देख लो एक बार, बेंजीन पहले आपने फिनॉल लिया, फिनॉल को रिएक्शन करेंगे PCl5 से, तो ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन, लेकिन इसमें एक बाय प्रोडक्ट बनता है POCl3 और HCl। तो जो ये POCl3 है ये दोबारा फिर इस फिनॉल के साथ रिएक्शन करता है, और ये क्या बनेगा, इसको ट्राई, जो ये ग्रुप है आपका ये ट्राई में बन जाएगा, इसका मतलब ये थ्राइस हो जाएगा और PO4 आ जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं ट्राइफिनाइल, यानी 3 फिनाइल के हैं फॉस्फेट। तो डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे फिर श्रुति आगे बढ़ गई। ओवरऑल दोनों का स्कोर बराबर बराबर है। नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अभी हमने किया था, देखो इसे अभी हमने, अच्छा ये वाला नहीं किया था सर। फिनॉल है और इसमें ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेंगे, ब्रोमीन वाटर से। ये फिनॉल लिया आपने, जैसे नाइट्रिक एसिड के साथ था वैसे ही लगभग ये रिएक्शन है। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो बताओ अब इसमें कौन सा आंसर आपको लग रहा है। ओके श्रुति, और इसके अलावा हेमंत, अच्छा दोनों का सेम आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही। देखो इसमें भी दो कंफ्यूजन के लिए आता है। 246 में बिल्कुल सही है, ये ऑर्थो और पैरा, अगर ब्रोमीन वाटर होगा ध्यान रखना, तो ये तीनों जगह पे चले जाता है, बिल्कुल सही है। और अगर ये केवल क्या होता, यहाँ पे क्या होता, अगर ये लिखा होता कि फिनॉल प्लस ब्रोमीन, ये तो सेम है फिनॉल प्लस ब्रोमीन, लेकिन ये आ जाता है यहाँ पे CS2 के केस में, तो यहाँ पे क्या होता, ये आपका केवल ऑर्थो में जाता या पैरा में जाता, ये कहाँ जाता केवल, या तो ऑर्थो में जाता, ठीक है, या तो ये कहाँ जाता ऑर्थो में जाता, और या फिर ये कहाँ जाता पैरा में। ठीक है, ये याद रखना आपने, या तो ये ऑर्थो में जाता और या फिर ये कहाँ जाता पैरा में जाता। अगर ब्रोमीन के साथ CS2 होता तो ऑर्थो या पैरा में, और अगर ब्रोमीन वाटर है तो ये तीनों जगह चला जाएगा। तो कुछ रिएक्शंस आपको ये याद करनी पड़ेगी।
अच्छा, दो प्रोडक्ट, हाँ। और ये दो प्रोडक्ट कब बनते हैं? तभी जब मैंने अभी बताया आपको ये, अगर ये क्या होता, अगर ये CH2 के साथ होता तो फिर ये वाला आंसर होता। अगर और यहाँ पे क्या लिखता, ब्रोमीन वाटर ना लिख के क्या लिख देता, CH2, तो इसमें ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट बनते। फिर इसमें क्या होता, ये ऑर्थो भी बनता और ये पैरा भी बनता। तो वही लिखा उसने कि ये मिक्सचर बनता ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल का। ये कौन सा, ये ऑर्थो है और ये पैरा है। तो ऑर्थो पैरा का मिक्सचर बनता अगर ब्रोमीन के साथ CH2 दे देते या CCl4 दे देते। लेकिन अगर ब्रोमीन वाटर दिया हुआ है तो ये तीनों जगह पे जाएगा, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी, सॉरी बी। बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 35, इसका आंसर बताओ अब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35, ये सब फिनॉल की रिएक्शन है। नो आंसर, चलो मैं बता देता हूं आपको इसका आंसर। देखो, रिएक्शंस याद करनी है आपने ऑर्गेनिक के लिए, इसीलिए टाइम टेकिंग होता है। अभी से लग जाओ नहीं तो ये, अच्छा आ गया आंसर। अच्छा, हेमंत, ओके, 35। अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है आपने सही बताया इसका आंसर। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे ये वाली चीज है ना, ये आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेगी, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, याद कर लेना इससे। जैसे देखो फिनॉल है, इस फिनॉल में आपने क्या मिलाना है, जिंक मिलाना है। तो जब भी आप जिंक मिलाओगे तो ये ZnO बाहर हो जाता है, जिंक ऑक्साइड बाहर हो जाएगा और ये बन जाता है बेंजीन रिंग। ठीक है, जब भी आप जिंक को फिनॉल में मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। अब अगर इसमें हम क्या मिलाते हैं, CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3, तो इसे कहते हैं फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो ये ग्रुप है इसमें क्या लग जाएगा, CH3 ग्रुप लग जाता है। ठीक है, तो अब इसमें जो सेकंड ये Y बना, यहां तक क्या बन गया आपके पास, ये बन गया CH3 ग्रुप। अब इसमें यहां तक तो आपने पढ़ा है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ोगे आप लोग, इसमें नहीं है, एल्कलाइन KMnO4। अगर आप एल्कलाइन KMnO4 को लाओगे तो चाहे यहाँ पे कितना भी बड़ा ग्रुप होगा, चाहे यहाँ पे मैंने लिख दिया CH2 कुछ भी लिख दो आप, ये सब ग्रुप हटेगा यहाँ से और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एसिड। ठीक है, यहाँ पे एसिड आ जाएगा। चाहे यहाँ पे कीटोन होगा, चाहे यहाँ पे COCH3 हो, तो भी क्या आ जाएगा, एसिड आ जाएगा। ये याद करना पड़ेगा आपको एल्कलाइन KMnO4 के कंडीशन में। तो इसमें बनता है बेंजोइक एसिड। तो ये वाली रिएक्शन नहीं थी आपके पास, इसीलिए आपको दिक्कत आई होगी। ठीक है, तो ये आपका एल्डिहाइड वाले चैप्टर में। एल्कोहलिक में KMnO4 से रिएक्शन में एसिड मिलता है, सेम फिनॉल के साथ भी होगा, नहीं फिनॉल के साथ नहीं होता है सर, फिनॉल एरोमेटिक है उसके साथ नहीं चलता है। ठीक है, एरोमेटिक के साथ कई रिएक्शन नहीं चलती है, एलिफेटिक वाली। तो एलिफेटिक का कॉन्सेप्ट अलग होता है और उसका अलग होता है। फिनॉल में OH ग्रुप को निकालना पॉसिबल नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए वो रिएक्शन अलग हो जाती है। फिनॉल में जो ये OH है इसको निकालना क्या है, पॉसिबल नहीं हो पाता, OH को निकालना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अगर आपने यहाँ पे लिख दिया एल्कलाइन KMnO4 और अभी मैंने आपको बताता जाता हूँ कि एसिड में चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे करोगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे इसका एसिड नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पे ये एसिड नहीं बनेगा, इसीलिए एरोमेटिक की रिएक्शंस अलग होती है और एलिफेटिक की रिएक्शन अलग होती है। अब क्वेश्चन नंबर 36, which of the following statement is incorrect? Phenol is a weak acid, phenol is an aromatic compound,
phenol liberates CO2 from Na2CO3 and phenol is soluble in NaOH. ओके श्रुति और हेमंत बताओ कौन सा आंसर लग रहा है आपको? नहीं, आपकी बार आप दोनों के दोनों रॉन्ग हो गए। ठीक है, एक्चुअल में श्रुति का आंसर ज्यादा क्लोज है। ठीक है, वीक एसिड, एक्चुअल में जितने भी एरोमेटिक होते हैं जनरली वो वीक ही माने जाते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, वो हम कंपैरिजन में करते हैं। जब आप कंपेयर करोगे तो एक से दूसरे के कंपैरिजन में हम क्या कहते हैं, ये अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जैसे मैंने कहा 100 में से मार्क्स आए हैं, अब एक के मार्क्स आए हैं 35 और एक के मार्क्स हैं 37 और एक के मार्क्स हैं 38, तो हम बोलेंगे ए बी सी, तो मैं बोलूंगा ए सबसे अच्छा है पढ़ने के लिए। ठीक है तीनों के तीनों वीक, लेकिन कंपैरिजन जब हम करते हैं तो कंपैरिजन में एक दूसरे को देखते हैं। ठीक है, तो जितने भी एरोमेटिक वाले होते हैं या जो भी क्या कहते हैं, जो भी आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो जनरली वीक होते हैं, और फिनॉल तो वैसे भी है तो वीक ही माना जाता है। हालांकि फिनॉल को एक सामने वो कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो इसीलिए NaOH के साथ रिएक्शन करता है। तो ये स्टेटमेंट अलग अलग है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि NaOH के साथ केवल फिनॉल रिएक्शन करता है लेकिन एल्कोहल इसमें रिएक्शन नहीं करेगा, ध्यान रखना, जो भी एल्कोहल है वो इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता इन जनरल। ठीक है, लेकिन ये NaOH इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ये उस समय ये कहते हैं कि तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है। लेकिन यहाँ पे अल्कोहल वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास है इसीलिए मैंने आपको बता रहा हूं। ठीक है, और एक स्टेटमेंट में वो कहता है इन जनरल क्या होता है, ये वीक एसिड होता है। ठीक है, तो ये दोनों कंट्रोवर्सी अलग अलग चलते हैं, ध्यान रखना। जब आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, इन जनरल में पढ़ोगे तो लिखेगा कि फिनॉल वीक एसिड है, लेकिन जब आप इन जनरल दूसरी तरफ से कहोगे कि रिएक्शन विद NaOH तो कहेगा कि फिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड था, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है आराम से। ठीक है, और इसके साथ रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता है और बनाता है ONA। लेकिन दूसरी तरफ वो कहेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली वीक होते हैं तो फिनॉल वीक होगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों अलग अलग कंट्रोवर्सी है, लेकिन इसका जो क्लियर कट आंसर है वो है सी, कि फिनॉल लाइब्रेट्स CO2 फ्रॉम Na2CO3। जब भी आप Na2CO3 को मिलाओगे तो कहता है कि फिनॉल लाइब्रेट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस 36 का आंसर है, इसका मेन आंसर है 3। ठीक है, तो ये है, तो थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी है। रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे, टाइम खत्म हो गया, रिज्वाइन करो सेम आईडी।